Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we have to discuss about similarity and congruency. Objectives are to identify the similar shapes and congruent shapes, to discuss the cases to prove similar and congruent triangle. Then we'll discuss how to find required side of similar and congruent shapes. And then we will discuss about the relationship between area and volume with the length of the sides of similar shapes. So first of all we will discuss how to identify. First of all we'll discuss about the cases of the similar shapes of similarity. अच्छा जी, क्योंकि आपको केसेस का पता होगा इसकी सिमिलर और कॉन्ग्रेंट शेप्स का, अगर आपको इनके केसेस जो हैं कुछ स्पेसिफिक हैं उनका अगर आपको पता होगा तो यू कैन आइडेंटिफाई सिमिलर एंड कॉन्ग्रेंट शेप्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको अभी ये बता दूं कि अभी तक जो है ये है कि जो आपका GC यानी जो आपका CAI एग्ज़ाम जो है ना, तो जो आपके बल्कि जो CIE एग्ज़ाम है उसमें जो आपके मैथ्स 4024 है उसमें से कॉन्ग्रेंसी अभी रिमूव करवा दी गई है. हो सकता है बाद में ऐड कर दें. बाकी मेरे ख्याल से कोर्सेज़ में जो है कॉन्ग्रेंसी है, कॉन्ग्रेंसी इसमें रिमूव हो गई है. तो अभी हम दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे, सिमिलैरिटी भी और कॉन्ग्रेंसी भी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट द केसेस ऑफ सिमिलैरिटी. सिमिलैरिटी के केसेस देख लें कौन कौन से हैं. सबसे पहले आपके पास जो सिमिलैरिटी का केस है वो होता है SSS. होता ये है कि जब आप किसी शेप को या ट्रायंगल्स को, बल्कि ये ट्रायंगल के लिए केसेस हैं, किसी भी पेयर को, ट्रायंगल्स के पेयर को जब आप सिमिलर प्रूव करते हैं तो उसमें आपको ये केस लिखना पड़ता है कि किस केस के अकॉर्डिंग आप इसको सिमिलर प्रूव कर रहे हैं. SSS का मतलब ये होता है कि रेशो ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल टू द रेशो ऑफ, यानी 3 साइड्स की जो रेशो है वो इक्वल होंगी आपस में, तीनों साइड्स की रेशो जो है इक्वल होंगी. मैं इसकी एक एग्जांपल भी दे दूं कि लेट वी हैव अ ट्राइंगल विद सिमिलर. आपको मैं बता दूं कि सिमिलैरिटी में ना शेप एक जैसी होती हैं लेकिन उनका साइज़ डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उसकी जो साइड्स की रेशो है ना वो एक जैसी होगी. ये 4 है, ये 6 है और ये 8 है. ठीक है जी. और इसके अलावा जो मैं आपको शेप दे रहा हूँ ये शेप है, लेट ये 8 है. मैं थोड़ा साइड चेंज कर दूँ, ये 16 है, ये 8 है और ये जो साइड्स है ये 12 है. अब देखें इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन सी बनती हैं. अगर हम डिवाइड करें 12 डिवाइड बाय 6 कितना आता है, 2 आता है. 16 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो फिर भी 2 आता है. और इसके अलावा आपके पास जो दूसरी साइड बनती है 8 डिवाइड बाय 4, इसका आंसर भी 2 है. यानी हर साइड जो है ना वो डबल हुई हुई है, इनकी रेशो एक जैसी है. अगर इस तरह से आपके पास रेशो ऑफ 3 साइड्स आर इक्वल देन दोज ट्राइंगल्स आर सिमिलर. ये फर्स्ट केस है आपका. सेकंड केस क्या है. सेकंड केस में आपके पास क्या होता है कि साइड एंगल साइड, SAS कहते हैं जो सेकंड केस है, साइड एंगल साइड. इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास 2 साइड्स की रेशो सेम है, ठीक है जी, और 2 साइड्स हैं उनकी रेशो सेम है, और जिनकी रेशो सेम है यानी ये अगर आपके पास 2 है, ये आपके पास 4 है, और इसी तरह ये आपके पास 4 और ये आपके पास 8 है, और ये एंगल आपके पास 60 दिया हुआ है और इसके दरमियान वाला भी एंगल आपके पास 60 दिया हुआ है. तो देखिए 8 डिवाइड बाय 4 ये 2 आता है और 4 डिवाइड बाय 2 ये भी 2 आता है. तो अगर हम इन साइड्स को डिवाइड करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को तो ये आंसर आपका सेम आ रहा है. रेशो एक जैसी है और इसके अलावा इनके दरमियान वाला एंगल भी एक जैसा है. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी ट्रायंगल्स हैं ना ये सिमिलर हैं. ये SAS आपका केस हो गया. इसके बाद जो आपका केस है सिमिलैरिटी का वो AA है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है. ठीक है जी. सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो है ना वो AA है. तीसरा केस है ये आपका, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रूव करने के लिए ट्रायंगल्स आती है उसमें यही वाला यूज़ होता है. इसमें ये होता है कि अगर किसी भी 2 ट्रायंगल में कॉरस्पॉन्डिंग 2 एंगल आपस में इक्वल हैं, लेट ये आपके पास 60 है और ये 80 है. एक और ट्रायंगल है
और उसमें भी कोई 60 और 80 एंगल आया हुआ है। ये एंगल 60 है और ये एंगल 80 है, तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से ये सिमिलर होंगी। और क्यों सिमिलर होंगी, इनकी रीज़न क्या है, एंगल दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है ना आपस में इक्वल हैं। तो टू एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू द टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ अनदर ट्राइंगल, तो ये आपके पास इक्वल होगा, तो इसका केस बनता है ए। किसी भी ट्राइंगल में अगर आप दो इक्वल एंगल प्रूव करने में कामयाब हो जाते हैं विद रीजंस, ठीक है जी, देन इसका मतलब ये है कि आपकी ट्राइंगल सिमिलर आपने प्रूव कर दी, उसका ए आप केस लिख देंगे। तो इस तरह से इनको प्रूव करना है हमने सिमिलर। इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, आफ्टर दैट जो है ना, आफ्टर दैट हमारे पास है टू फाइंड रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ अ साइड। उसके लिए मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, ज़्यादातर सिमिलैरिटी में नाम दिए होते हैं पहले ट्राइंगल्स के। इन ट्राइंगल ये जो मैंने ड्रॉ किए हैं इनका भी मैंने नाम लिखा नहीं है, वैसे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के अकॉर्डिंग नाम लिखना होता है इनका। यानी अगर 4 की कॉरस्पॉन्डिंग साइड 8 है और 8 की कॉरस्पॉन्डिंग साइड 16 है और 6 की 12 है, तो इसी के अकॉर्डिंग इनकी साइड्स के नाम आएंगे। ठीक है जी, मैं एक एग्जांपल आपको दे दूं। लेट आपके पास ये ए है, ये बी और ये सी है। ये मैंने अभी इसके वर्टिसेस के नाम लिखे हैं, इट इज़ पी, क्यू एंड आर। तो जब इसको प्रूव करना है आपने, ए बी सी का सिमिलर कौन सा होगा, ए बी सी ट्राइंगल जो है, जो ट्राइंगल ए बी सी इज़ सिमिलर, किसके सिमिलर होगी, सिमिलर टू ट्राइंगल। अब ए और ए बी साइड किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, उसके क्यू आर के। ठीक है जी, और जो आपकी साइड जो है, आप यहाँ पे जैसे आपने ए बी लिख दिया तो आप क्यू आर लिखेंगे। और इसके अलावा दूसरी जो ट्राइंगल है बी सी, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड है किसकी, पी क्यू की। और जिस तरह आपका आ गया ए सी, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड है आपकी पी आर की। तो इस कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के अकॉर्डिंग इसका नाम लिखेंगे। तो इसका नाम बनेगा आर क्यू पी, आर क्यू और पी। इसमें ये होता है, मैं आपको मार्क करके दिखा दूं। देखिए, ए बी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर क्यू है और बी सी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड, क्योंकि बी सी आपका 4 है और जो आपका क्यू पी जो साइड है ना, क्यू पी वो 8 है। इसका 4 का डबल हो गया। जैसे ए बी 8 का डबल आर क्यू 16 बनता है, इसी तरह आपका जो ए सी साइड बनती है ना, ये ए से सी वो बनती है आपके पी और आर या आर पी साइड 12। इसका इस तरह आप नाम के अकॉर्डिंग इसके नाम इसकी अरेंजमेंट जो है ना, इसकी सिमिलर साइड्स के अकॉर्डिंग लिखेंगे, जिसको हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स के अकॉर्डिंग नाम लिखना। ठीक है जी, इस तरह नाम लिखेंगे। तो अब देखें, ये 3 केसेस मैंने आपको बताए हैं सिमिलैरिटी के। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल चीज़ें हैं ना, वो मैं आप बताने लगा हूँ। इसमें जो यूज़ होती है, एक तो ये टाइप है ट्राइंगल की। इसका एक ना वो होता है कि ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि व्हेन एवर वी हैव पैरेलल साइड ऑफ एनी साइड ऑफ ट्राइंगल, इन साइड द ट्राइंगल हमारे पास एक लाइन है एंड दैट साइड इज़ पैरेलल टू एंड साइड ऑफ ट्राइंगल, यानी जो साइड ट्राइंगल की साइड है, जैसे आपके पास ये ए बी साइड है, ए बी सी, ये ए बी सी साइड जो ट्राइंगल है ना, इसमें बी सी साइड के कॉरस्पॉन्डिंग एक और आ गई पी क्यू। ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट आपका क्या है, क्यू है। तो जब भी ऐसा आ जाए किसी ट्राइंगल के अंदर आपने एक लाइन ड्रॉ की है एंड दैट लाइन इज़ पैरेलल टू द साइड ऑफ अ ट्राइंगल, जो ओरिजिनल ट्राइंगल है उसके मतलब पैरेलल है, इसकी ये कंडीशन भी हो सकती है कि अगर आपके पास ये ए बी सी साइड है, ए बी और ये सी, ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के इसके सॉरी जो साइड है ना आपकी ये वाली, इसके सिमिलर आ जाए कोई, ये देखें, ये आपके ना इस ट्राइंगल के सिमिलर, सॉरी साइड के सिमिलर आ गई है, ये इसके सिमिलर है। यहाँ पे मैं पी और क्यू लिख दूँ। तो आप एक और मैं आपको कंडीशन ड्रॉ कर देता हूँ, फिर इसकी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से ये सिमिलर होती हैं। ठीक है जी, ये आपके पास ट्राइंगल आ गई है और इस साइड के सिमिलर जो है ना ए बी के, इसके पैरेलल यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दूँ। ये तीनों कंडीशन हो सकती हैं इसकी कि किसी भी एक साइड के पैरेलल हम लाइन ड्रॉ कर दें इन साइड द ट्राइंगल, तो अब आप वो क्या बनेगी, 2 ट्राइंगल बन जाएंगे। एक आपके पास बन गई ट्राइंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू, ये ट्राइंगल बन गई। और एक ट्राइंगल जो बड़ी वाली ट्राइंगल आपकी ओरिजिनल जो थी, वो ट्राइंगल क्या है, ए बी सी।
ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगी। ठीक है जी। तो ये आपने याद रखना है कि ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल बनेंगी। इसमें ए पी की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? ए पी की करस्पॉन्डिंग साइड है ए बी, यानी इस ए पी की पूरी साइड करस्पॉन्डिंग है। अगर आपका ए पी आपका 6 है और पी की बी जो है ना वो 4 है, तो टोटल 10 बनेगा वो ए पी का करस्पॉन्डिंग 10 बनेगा, वो साइड की लेंथ बनेगी। तो पी क्यू की करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? बी सी, और ए क्यू की करस्पॉन्डिंग क्या है? ए सी। तो इस तरह से आपने इनके नाम और ये याद रखना कि इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग आपने सिमिलर प्रूव करना होता है। अगर आप एंगल प्रूव करने जा रहे हैं तो ए को ए के इक्वल प्रूव करना है, पी को बी के इक्वल प्रूव करना है और क्यू को सी के इक्वल प्रूव करना है। तो इस टाइप की ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना, और अगर ये आपके पास आ जाए तो ये याद रखना है कि ये सिमिलर होती हैं, इनकी साइड्स फाइंड करना है। तो मैं आपको अभी इनकी रेशो भी लिख देता हूँ और ये एंगल भी लिखता हूँ कि एंगल ए जो है ना वो एंगल ए के इक्वल है। उसकी रीज़न क्या है? रीज़न हर एक के साथ लिखनी पड़ती है वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, आप लिख दें कि ये कॉमन एंगल, दोनों ट्राइंगल का एक ही एंगल है, ये कॉमन है। ठीक है जी। अगर आपके पास कोई कॉमन एंगल आप लिख सकते हैं, ये इसकी रीज़न आ गई है। एंड देन वी कैन राइट कि एंगल पी जो है ना, और वी कैन से एंगल ए पी क्यू जो एंगल है ये वाला, ये एंगल वो इसके इक्वल है। क्यों इसके इक्वल है? ये करस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं। एंगल ए पी क्यू इक्वल टू एंगल ए बी सी, यानी एंगल पी एंगल बी के इक्वल आ गया। ये आपका करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये पैरेलल लाइन के अगर आपको प्रॉपर्टीज़ याद हैं तो ये उसमें आती है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है जी, वो कॉमन एंगल्स थे। तो इसके अलावा आपका जो एंगल क्यू है, वैसे तो हमने 2 प्रूव करने, तो 2 प्रूव कर दिए। इसके बाद आप लिख सकते हैं कि आप ए के अकॉर्डिंग ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अगर आपने दूसरे का भी सुनना है कि अब दूसरा भी आप लिख सकते हैं, तो वो भी करस्पॉन्डिंग है कि यानी ए क्यू पी जो एंगल है इक्वल टू आ जाएगा एंगल, क्या कह सकते हैं इसको, बल्कि हम यहाँ साइन नहीं लगाएंगे, इसको यहाँ लगा देंगे अब। तो ये क्या आएगा? एंगल ए क्यू पी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। ठीक है जी, ये आपस में इक्वल है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम? ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये दोनों भी। इस तरह आपने सिमिलर प्रूव करना, और ये सिमिलर होती हैं, आपने याद रखनी है। अब इसकी रेशो मैं बता दूं कौन सी किसके इक्वल होती है। एक तो आपके पास आ जाएगा ए पी ओवर ए बी। ठीक है जी, इक्वल टू आ जाएगा आपका ए क्यू ओवर ए सी, और या फिर आपके पास होगा पी क्यू ओवर बी सी। ये याद रखिएगा, जिस ट्राइंगल की साइड को आप न्यूमरेटर में लिखते हैं, अगली बार उसी की ट्राइंगल की साइड को आपने न्यूमरेटर में लिखना है। जैसे मैंने लिखा ए पी ओवर लिख दिया ए बी, तो आप ये इस तरफ लिखेंगे ए क्यू ओवर ए सी, यानी ए सी ओवर ए क्यू नहीं लिख सकते। पहले छोटी ट्राइंगल की साइड लिखी है तो अगली फ्रैक्शन में भी न्यूमरेटर में आपने छोटे ट्राइंगल की साइड ही लिखनी है। इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। ये 3 रेशो मैंने इक्वल लिख दी, इनमें से कोई भी 2 रेशो इक्वल आप रख के आप अपनी रिक्वायर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी, एक तो ये हो गया। इसमें ना एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इस टाइप के ट्राइंगल में, उसमें ये याद रखिएगा कि इसकी ये रेशो भी इक्वल होती हैं, ए पी ओवर ए क्यू। ठीक है जी, इक्वल होगा पी बी ओवर क्यू सी। तो वेन एवर यू हैव दिस टाइप ऑफ ट्राइंगल्स जिसमें आपके पास एक साइड के पैरेलल साइड इन साइड ट्राइंगल पैरेलल साइड ड्रॉ की हुई है, तो वो जो 2 ट्राइंगल बनेगी उसमें ये रेशो भी इक्वल होती है, ए पी ओवर ए क्यू इक्वल टू पी बी ओवर क्यू सी। इस तरह भी आप लिख सकते हैं, या फिर आप ए पी ओवर पी बी इज इक्वल टू ए क्यू ओवर क्यू सी, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। तो ये स्पेशल केस है इसका, इस टाइप की ट्राइंगल का, कि ये आपस में इक्वल होती हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सिर्फ इस टाइप के ट्राइंगल में ऐसा होगा। इसके अलावा आपके पास जो एक और इसी तरह एक ट्राइंगल एक और टाइप आती है क्वेश्चंस की, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत दफ़ा देखी गई है एग्ज़ाम में, जिसमें हमने सिमिलैरिटी प्रूव करनी होती है। उसकी रीज़न भी मैं बता देता हूँ, फिर हम बात करेंगे कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। बल्कि वी विल डिस्कस अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ एरियाज़ एंड वॉल्यूम विद द साइड ऑफ ट्राइंगल। ठीक है जी, या साइड्स ऑफ सिमिलर शेप्स। ये इसमें ये होता है कि ये साइड और ये आपस में सिमिलर होती हैं, पैरेलल होती हैं। जब ये एरो लगा होगा यानी पैरेलल हैं, तब आप ये प्रॉपर्टीज़ अब लगाएंगे जो अब हम डिस्कस करने लगे हैं। ये ए है, ये बी, ये साइड सी, ये डी एंड ये
जो आपका है वर्टेक्स ई है। ठीक है जी, अब इसको हमने सिमिलर प्रूव करना है। इसकी सिमिलरिटी प्रूव करने के लिए, क्योंकि ये लाइंस पैरेलल आ गई हैं, ए बी और डी ई पैरेलल हैं, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी के है। मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ कि एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। क्यों इक्वल हैं? ये ऑल्टरनेटिव एंगल्स हैं, ऑल्टरनेटिव एंगल्स। इसके अलावा एंगल जो है आपका ए जो है वो इक्वल टू आ जाएगा एंगल ई के। ये ए और ई भी ऑल्टरनेटिव एंगल्स हैं। मैं यहाँ पे ये डबल मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे डबल मार्क। ये अक्सर इस तरह भी क्वेश्चन आ जाता है, सिंगल मार्क जो होता है वो सिंगल वाले के इक्वल, डबल वाला डबल वाले के इक्वल होता है। ठीक है जी। और इसके अलावा एंगल सी जो है ना इक्वल टू आ जाएगा एंगल सी। क्यों है? अब ये कॉमन नहीं है, उसमें तो कॉमन एंगल थे, ये कॉमन नहीं है। इसको कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये ऑल्टरनेटिव थे, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन से होते हैं? जब दो लाइंस आपस में क्रॉस करके जाती हैं तो उनसे बनने वाले एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहलाते हैं। ठीक है जी, ये आपकी सिमिलरिटी प्रूव हो गई हैं टोटल। इसके अलावा जो हमने डिस्कस करना था, एरिया रिलेशन बिटवीन एरियाज ऑफ सिमिलर शेप्स, उसमें ही क्या होता है, एरिया 1 ओवर एरिया 2 इक्वल टू लेंथ 1 ओवर लेंथ 2 होल स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है कि जो एरिया की रेशो है ना वो कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ की रेशो के स्क्वायर के इक्वल होती है। और इसी तरह आपके पास जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 ओवर वॉल्यूम 2 इक्वल टू लेंथ 1 ओवर, जब भी वर्ड सिमिलर का यूज़ किया जाए और आपके पास वॉल्यूम या एरिया इसके बारे में बात की जाएगी तो आप ये रिलेशन यूज़ करेंगे। सॉरी, यहाँ पे क्यूब आएगा। वॉल्यूम में लेंथ का क्यूब होता है, करस्पॉन्डिंग लेंथ का। वॉल्यूम की रेशो करस्पॉन्डिंग लेंथ के क्यूब की इक्वल होती है। ठीक है जी, करस्पॉन्डिंग लेंथ जो होती है उसकी रेशो का क्यूब लेंगे, और एरिया में करस्पॉन्डिंग लेंथ की जो रेशो होती है उसका स्क्वायर लेंगे। अब इसका बेहतर आपको समझ आएगी जब हम इसके पास पेपर के क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको क्लियरली इन चीज़ों की समझ आ जाएगी। एक और रिलेशन अक्सर आ जाता होता है, कैपेसिटी तो वॉल्यूम हो गया, मैथ के लिए भी इसका रिलेशन आ जाता होता है कि मैथ 1 m1 ओवर m2 इक्वल टू लेंथ 1 ओवर लेंथ 2। अगर आपको मैसेस के बारे में दिया हुआ है, यानी एक शेप का मैथ दिया हुआ है, सिमिलर शेप का भी दिया है, उसकी कोई लेंथ निकालनी है या कोई एक मैथ निकालना, वो भी क्यूब के रिलेशन के इक्वल है वॉल्यूम की तरह। ठीक है जी, ये है रिलेशन बिटवीन एरिया एंड वॉल्यूम विद द साइड ऑफ सिमिलर शेप्स। ये आपका सारा हो गया सिमिलैरिटी के बारे में। अब जो है ना कॉन्ग्रेंसी के बारे में मैं इसकी कुछ केसेस बता दूं। कॉन्ग्रेंसी और सिमिलर में क्या डिफरेंस है? सिमिलर में शेप का साइज़ डिफरेंट हो सकता है, साइज़ छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन जो उसकी जो साइज़ डिफरेंट हो गए वो किसी रेशो के अकॉर्डिंग होती है। या कोई शेप डबल हो जाती है या ट्रिपल हो जाती है, या सारी ही साइड 4 से मल्टीप्लाई हो जाती हैं, यानी उनकी रेशो सेम रहती है, एक ही रेशो से इंक्रीज़ आता है। ये होती है सिमिलर शेप्स। लेकिन जो कॉन्ग्रेंट है, कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है इक्वल, और इक्वल होंगी वो ट्राइंगल्स ना, तो इनका ये है बस कलर डिफरेंट हो सकता है, रोटेटेड हो सकती हैं, लेकिन ये है उनका साइज़ बिल्कुल एक जैसा होगा, एंगल्स एक जैसे होंगे। तो कॉन्ग्रेंसी के जो कुछ केसेस हैं वो मैं आपको बता दूं आपस में क्या हैं। सबसे पहला जो केस है ना वो है SSS। इसका भी जो कॉन्ग्रेंसी का मैं यहाँ लिख दूं, कॉन्ग्रेंसी टेस्ट। कॉन्ग्रेंसी टेस्ट के लिए कुछ केसेस जो हैं वो हम बात करेंगे, कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है आपके पास SSS। इसका मतलब ये होता है कि 3 साइड ऑफ अ ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल की 3 साइड किसी दूसरी ट्राइंगल के 3 साइड के इक्वल है। आप इसकी साइड्स की लेंथ लिख दें या इस तरह ना इसके ऊपर मार्क लगा देते होते हैं, सिंगल मार्क के इक्वल, डबल वाली के इक्वल, और जो ट्रिपल मार्क लगे हुए हैं वो ट्रिपल वाले के इक्वल होगा, यानी तीनों साइड आपस में इक्वल हैं। ठीक है जी, तो ये ट्राइंगल आपकी क्या है, कॉन्ग्रेंट है। अगर 3 साइड आपस में इक्वल हैं किसी दूसरी ट्राइंगल के तीनों साइड के, तो इफ़ 3 साइड ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू 3 कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल देन द शेप्स आर कॉन्ग्रेंट। तो जो सेकंड विल बी के SAS। ठीक है जी, SAS में क्या होता है कि 2 साइड की रेशो इक्वल है और एक एंगल इक्वल है। सॉरी, रेशो तो उसमें होता है सिमिलैरिटी में। कॉन्ग्रेंट में ये होता है कि 2 साइड आपस में इक्वल हैं और उनके दरमियान वाला एंगल भी इक्वल है। ये आपके पास 6 साइड है, ये 8 है, ये एंगल 60 है।
ठीक है जी। और इसी तरह ये आपके पास 8 है, ये 6 है, और ये एंगल कितना है 60 है। तो ये जो दोनों ट्राइंगल मैंने बनाई हैं ये दे आर कॉन्ग्रेंट। ये आपका सेकंड केस हो गया। इसके बाद होता है केस आपका AAS। AAS का मतलब ये होता है कि एंगल एंगल साइड, यानी दो एंगल आपके आपस में इक्वल होंगे और एक साइड इक्वल होगी। अगर ये आपके पास 60 एंगल है, ये 80 है, 60 80, और ये साइड दी हुई है कि ये आपके पास 10 है साइड। कोई और ट्राइंगल होगी उसमें भी यही सीन होगा, बिल्कुल इसी तरह का कि आपके पास ये 60 है और यहाँ पे ये एंगल 80 है, ठीक है जी। और जहाँ पे आपका एंगल 80 है वो, और जो जहाँ पे एंगल नहीं दिया हुआ वो वाली साइड्स 10 है, तो ये भी ट्राइंगल आपस में क्या होंगी, कॉन्ग्रेंट होंगी। इसके बाद आपके पास है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एक केस है, वो उसको कहते हैं जी RHS, ठीक है जी। RHS में क्या मतलब है इसका कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, आर का मतलब राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आपके पास इस तरह से है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल दो कि हाइपोटेन्यूज के इक्वल है और कोई दो साइड आपस में इक्वल है, ठीक है जी। ये हाइपोटेन्यूज के इक्वल आ गया, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। और कोई और एक और साइड इक्वल है, यानी ये वाली साइड मैं इस पर डबल मार्क करता हूँ, ये वाली साइड इसकी इक्वल है। तो जब इस तरह की कंडीशन होती है राइट एंगल ट्राइंगल में कि एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड आपस में इक्वल है, तो वो ट्राइंगल भी आपस में कॉन्ग्रेंट होती है। तो ये कॉन्ग्रेंसी की के कुछ केसेस हैं। तो नाउ विल डिस्कस अबाउट पास्ट पेपर क्वेश्चंस। अच्छा जी, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि हमारे पास ABC ट्राइंगल सिमिलर, मैथमेटिकली सिमिलर वर्ड लिखा होता है जब भी सिमिलैरिटी का क्वेश्चन हो। तो जब भी ये आ जाएगा आपके पास सारे लॉज जो है ना सिमिलैरिटी के माइंड में आपके आ जाने चाहिए। ABC और CBD दे आर सिमिलर, ठीक है जी। बाकी देख लें, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डबल मार्क और सिंगल मार्क लिखा होता है। जैसे एंगल जो ये CBD एंगल जो है ना वो ABC एंगल के इक्वल है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट साइड BD, रेशो इक्वल होती है, ये सिमिलर उसने खुद कह दिया। BD की कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, आपने साइड्स को इस तरह देखना है। मैंने आपको कहा था नाम गिवन होता है BD, ये साइड हैं दो, BD की कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपकी आएगी BC, ठीक है जी। तो आप लिखें BD तो आपकी रिक्वायर्ड है। जब BD रिक्वायर्ड है तो BC की लेंथ D होगी। BC कहाँ बनती है, ये BC बनती है आपकी 8, ठीक है जी। BD ओवर BD ओवर क्या, हाँ जी वही 8 आ गया। इसके बाद आपने क्या है, एक करस्पॉन्डिंग पेयर दिया होगा। करस्पॉन्डिंग पेयर कौन सा बनता है, आप देखें AB की करस्पॉन्डिंग बनती है CB, AB और CB। अब देखें कि AB और CB दिया हुआ है, AB भी दिया हुआ है और CB भी दूसरी ट्राइंगल की साइड दी हुई है। एक करस्पॉन्डिंग पेयर ज़रूर दिया होता है, ठीक है जी। या फिर वो आपको ना AC और CD इन दोनों को दे देता है, आपको गिवन होती है दोनों चीज़ें ना फाइंड करने के लिए। अब आपने क्या करना है, हमने पहले लिखा है CBD ट्राइंगल की साइड पहले लिखी है BD जो फाइंड करनी थी। तो पहले हम BD लिखी है तो इसी की साइड हम पहले लिखेंगे CB, वो क्या आ जाएगा 8, और ओवर में क्या आ जाएगा CB के कॉरस्पॉन्डिंग साइड AB है। पहले दो के कॉरस्पॉन्डिंग, अगले दो यानी B और C जो है ना अगले दो BD के कॉरस्पॉन्डिंग, और पहले और आखिरी के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। तो 8 ओवर कितना आ जाएगा 7। इट विल बी BD इज इक्वल टू BD विल बी 64 ओवर 7। और अब इसको हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। अच्छा जी सॉरी, ये गलती हो गई, यहाँ पे ना आपके पास साइड आएगी 5, क्योंकि मैंने आपको कहा था CB AB की कॉरस्पॉन्डिंग, AB 5 है, मैंने वो AC लिख दिया था। तो ये 5 आ जाएगी और इट विल बी 64 ओवर 5। और इसको हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दें या आप पॉइंट में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 12.8, ठीक है जी। ये इसकी साइड आ जाएगी, या आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते थे 12 होल 4/5, इस तरह भी आप लिख सकते थे। इसके बाद देखिए सिमिलैरिटी प्रूव करनी है। ABE को हमने प्रूव करना है CDE के इक्वल। इसका मतलब हम A को A के इक्वल, A को C के इक्वल प्रूव करेंगे। एंगल A इक्वल टू प्रूव करना है एंगल C, तो टू प्रूव ये प्रूव करना है हमने, क्योंकि साइड्स तो दी नहीं हुई। जब साइड नहीं दी हुई तो मतलब हमने एंगल प्रूव करनी है इक्वल, ठीक है जी। अगर साइड्स दी होती ना, लेंथ ऑफ साइड दी होती, फिर हम रेशो भी इक्वल प्रूव कर सकते थे। या फिर हम प्रूव करेंगे एंगल B को इक्वल प्रूव करेंगे एंगल D के, या फिर हम एंगल E को प्रूव करेंगे एंगल
ई के कोई भी दो एंगल हमने इक्वल प्रूव करने हैं। ए एक इसका केस भी लिखेंगे, 3 मार्क का है, केस नीचे लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है जी। तो अब देखें क्या है, एंगल ए एंगल सी के इक्वल बनता है नहीं। एंगल ए कौन सा है, ये वाला एंगल है, ए है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये आपका बी ए ई है ये एंगल इसके इक्वल है। क्यों इक्वल है, ये अल्टरनेटिव है। हम लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, ठीक है जी। बल्कि इसका पूरा नाम लिखना पड़ेगा हमारे पास, क्योंकि मल्टीपल लाइंस हैं और एंगल ए 2-3 बन रहे हैं, तो इसमें आ जाएगा एंगल बी ए ई, ए के ऊपर मार्क आ जाएगा, विल बी इक्वल टू एंगल बी, सॉरी ये आएगा आपका ई सी डी, ये आपस में इक्वल है, यानी एंगल ए एंगल सी के इक्वल है। क्यों कि ये ऑल्टरनेटिव एंगल्स हैं, ठीक है जी। इसी तरह आपके पास ए बी ई, ये एंगल इक्वल आ जाएगा ए बी ई एंगल, मैं इस पर डबल मार्क कर रहा हूँ, देखें ये वाला इसके इक्वल आएगा, क्योंकि ये भी आपका ऑल्टरनेटिव एंगल है, पैरेलल लाइंस है ना, ऑल्टरनेटिव एंगल बनते हैं ये। तो ये इक्वल आ जाएगा आपका ई डी और सी के इक्वल, ठीक है जी, ई डी सी, ये एंगल इक्वल है, ये भी ऑल्टरनेटिव है। ये आपने लिख दिया, इनके रीज़न लाजमी लिखनी है, रीज़न के साथ लिखना है। और ये ट्राइंगल जो है ना, आपने एज इट इज़ जो नेम लिखे हुए हैं ना ऊपर, आप लिख दें कि ट्राइंगल जो ए बी ई है, इट इज़ सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी ई, ये आपस में सिमिलर है। और आप यहाँ पे लिख देंगे इसका जो केस है ए के अकॉर्डिंग। एंगल को हमने प्रूव किया है, अगर दो एंगल किसी करस्पॉन्डिंग दो एंगल किसी ट्राइंगल के दूसरी ट्राइंगल में इक्वल हैं, यानी दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल प्रूव हो रहे हैं, तो वो ट्राइंगल सिमिलर होंगी। हम केसेस डिस्कस कर चुके हैं। ये भी हमने सिमिलर प्रूव करना है, ए बी सी को डी ई सी के, ये भी सेम वही है। इसमें मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि एंगल ए जो है ना, एंगल ए इक्वल टू एंगल किसके आ जाएगा, डी के। ये आपका क्या है, करस्पॉन्ड ऑल्टरनेटिव एंगल्स हैं। और दूसरा आप लिख सकते हैं जी एंगल, मैं अगर एंगल सी को एंगल सी के इक्वल भी लिख सकता हूँ, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी। क्यों, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है जी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और यहाँ भी आप ए केस लिख सकते हैं कि आप लिख दें ट्राइंगल ए बी सी, या आप दो जो है ना एंगल डी और ए को भी इक्वल लिख देते, सॉरी वो तो मैंने लिख दिया, एंगल ई और बी को, ये भी आपके अल्टरनेटिव है। तो आप अब लिख दें कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर किसके है, सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई सी, और इसका केस भी वही बनता है ए। मैंने आपको कहा था सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है ना वो ए यूज़ होता है, ठीक है जी। इसके बाद उसने देखे रिक्वायर्ड एरिया उसने बताया है, किसका एरिया निकालना है हमने, डी ई सी का एरिया निकालना है। डी ई सी छोटी वाली जो ट्राइंगल है, तो एरिया जब भी मैंने आपको कहा था जब भी एरिया लिखा आ जाए तो आपने ये रिलेशन नहीं भूलना कि एरिया 1 ओवर एरिया 2 इक्वल टू लेंथ 1, लेंथ हमने करस्पॉन्डिंग लेनी है, लेंथ 1 ओवर लेंथ 2 होल स्क्वायर, ये वाला नहीं भूलना आपने, ठीक है जी। अब हम जो ए बी सी का तो एरिया दिया हुआ है, तो उसको हम नीचे लिखेंगे, हम लिखेंगे एरिया ऑफ डी ई सी ओवर 45, दूसरी जो ट्राइंगल है जिसका बड़ी वाली ट्राइंगल जो ए बी सी है उसका एरिया दिया हुआ है, इक्वल टू आ जाएगा, इनकी करस्पॉन्डिंग लाइंस देख ले कौन सी है, करस्पॉन्डिंग उसने दी हुई है ए बी और ई डी। तो ए बी हमने, क्योंकि हमने छोटी ट्राइंगल का एरिया निकाला और वो ऊपर लिखी है तो छोटी साइड ऊपर लिखेंगे, ओवर में 6 आ जाएगा और होल स्क्वायर लिखेंगे हम इसका, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड लिखनी है, जिस ट्राइंगल को ऊपर लिखा है उसी की साइड ऊपर लिखनी है, जिसको नीचे लिखा है उसी की साइड को नीचे लिखना है, करस्पॉन्डिंग साइड्स को। तो ये आपके पास एरिया आ जाएगा, या मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ डी ई सी इक्वल टू आ जाएगा आपका, ये कटिंग हो जाएगी, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 1/9, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 3 का 9 मल्टीप्लाई बाय 45, तो इट विल बी 9 1 ज़ा 9 5 ज़ा। तो आपका जो एरिया ऑफ डी ई सी है ना वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, यहाँ पे आप 5 लिख देंगे, ठीक है जी। अब ये देखें, ये क्या फाइंड करना, हमने ए सी फाइंड करना है, ए सी की करस्पॉन्डिंग साइड बनेगी 7, अब नाम के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, ठीक है जी, नाम के अकॉर्डिंग आप चेक कर लें, ए सी ओवर में आ जाएगा 7 और इट विल बी इक्वल टू, देखें ए सी बड़ी ट्राइंगल वाली है तो आप देखेंगे 27 और इसकी करस्पॉन्डिंग सी ई है वो गिवन नहीं है, तो इसलिए ये पेयर यूज़ नहीं कर सकते आप, ये पेयर ए बी और डी ई वाला यूज़ करेंगे। आप लिखेंगे 12 ओवर, यहाँ पे मैं लिख दूँ दोबारा से 12 ओवर
3। इसमें एरिया स्क्वायर वगैरह नहीं लेना, डायरेक्ट रेशो है आपस में, साइड्स की रेशो। तो इट विल बी ए सी इक्वल टू 12/3, सॉरी मैं इसको कट करके आंसर लिख दूंगा इसका 4, ठीक है जी। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 7, ए इक्वल आपका सॉरी ए सी है, ए सी इक्वल टू आपके पास आ गया 28, ठीक है जी। ये आपकी ए सी की लेंथ आ गई है। इस तरह से आपने रिक्वायर्ड लेंथ निकालनी है, करस्पॉन्डिंग साइड को आपस में इक्वल रखे। फिर एरिया आ गया, तो वही आपके पास एरिया 1 और एरिया 2, लेंथ 1 और लेंथ 2 होल स्क्वायर आएगा। अब एरिया दिया किसका हुआ है, गिवन दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज़ 160, और दूसरी का आपने फाइंड करना है। उसको हम जिसका फाइंड करना है ना उसको A1 लेट कर लेते हैं। A1 ओवर जो दी हुई है वो 160 अब नीचे लिख दें। अब आप ऊपर दूसरी जो DEC ट्राइंगल है ना उसकी साइड ऊपर लिखेंगे कोई भी करस्पॉन्डिंग, वो 3/4 जो 12 है ना पेयर दिया हुआ जो पिछली बार हमने यूज़ किया था पिछले पार्ट में, वही यूज़ कर लेते हैं। ओवर 12 आ जाएगा और इसी का होल स्क्वायर आएगा। लेकिन पहले कटिंग कर लेना ताकि आपकी कैलकुलेशन मुश्किल ना हो। 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा, इनकी कटिंग हो गई है। और A1 या आपको मैं यहाँ इसका नाम ही लिख दे, A1 इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, अगले लाइन में लिख देंगे इसका नाम। ये आ जाएगा जी 1/16 मल्टीप्लाई बाय 160, इसकी कटिंग हो जाएगी 1 ज़ा और ये 10। तो आपके पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा इस ट्राइंगल का वो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है जी। ये आपके पास एरिया आ गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आपने इसको डिस्कस करना। ये वॉल्यूम है, पहले हमने शो करना है, वॉल्यूम 180 आएगा। ये एक प्रिज्म है और इसके लिए आपको यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे। और जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये आपकी लाइन 5 हो गई, ये भी 5 हो जाएगी। और इस पर पाइथागोरस यूज़ करेंगे तो ये हाइट जो है ना आपकी 12 आएगी। तो इस तरह से मैं आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। 13 स्क्वायर इक्वल टू 12 x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, वहाँ से ये 12 आ जाएगी। और वॉल्यूम हमने शो करना है। वॉल्यूम क्या होता है प्रिज्म का, वॉल्यूम इक्वल टू बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब बेस क्या है इसकी, ट्राइंगल है 1/2, ट्राइंगल का एरिया लगा रहा हूँ मैं, सॉरी फॉर्मूला लगा रहा हूँ 1/2, बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे। बेस इज़ 10, हाइट इज़ 5, सॉरी 12 जो अभी हमने निकाली है वो हाइट हो गई है इसकी, और मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ द प्रिज्म इज़ 3, ठीक है जी। क्रॉस सेक्शन जो इसका बनता है ये इसकी कटिंग हो जाएगी 6। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी आई थिंक सो 180। हाँ जी, तो ये शो करना हो गया। नाउ शो वी हैव टू सॉल्व नेक्स्ट बी पार्ट। लिखा हुआ है कि मैथमेटिकली सिमिलर प्रिज्म हैज़ वॉल्यूम 1440 सेंटीमीटर क्यूब। द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस प्रिज्म इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद बेस x सेंटीमीटर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। तो वॉल्यूम दिया हुआ है, जो प्रिज्म आपको जिसकी बेस x बताई है उसी का वॉल्यूम दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, x ओवर वी कैन राइट x ओवर इसकी जो बेस है, इस प्रिज्म की बेस देखें कितनी है, 10 है। x ओवर 10 होल क्यूब इक्वल में आ जाएगा आपके, इक्वल टू आ जाएगा 1440, क्योंकि हमने x ऊपर लिया है, x इसी की बेस है तो ऊपर इसी का वॉल्यूम आएगा। ओवर में आपके पास आ जाएगा 180, जो वॉल्यूम अभी हमने निकाला है जिसकी बेस 10 है, ठीक है जी। ये वॉल्यूम 1 ओवर वॉल्यूम 2 इक्वल टू लेंथ 1 और लेंथ 2 होल क्यूब हो गया। अब ये 0 से 0 कट जाएगा और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x ओवर 10 होल क्यूब इक्वल टू बच गया 8। यहाँ से हम क्यूब रूट ले लेंगे दोनों तरफ, इधर भी क्यूब रूट ले लिया, इधर भी ले लिया। तो x ओवर 10 विल बी इक्वल टू 2 और x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू 20, ठीक है जी। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है, 20। नाउ नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास दो मग्स हैं। वन ऑफ द मग हैज़ कैपेसिटी ऑफ 270 ml with base W and the second one has capacity of 640 ml यानी मिलीलीटर, और उसकी जो बेस है वो 8 है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ W। तो सेम वही कैपेसिटी के लिए मैंने आपको बताया था वॉल्यूम वाला रिलेशन यूज़ करेंगे। तो हम लिखेंगे W ओवर 8 होल क्यूब। कोशिश ये करें जिसको आपने फाइंड करना है उसको न्यूमरेटर में लिख लें, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। होल क्यूब विल बी इक्वल टू जो एक्स डब्ल्यू वाले की जो कैपेसिटी है 270 ओवर 640। तो जब भी आपके पास पेपर 1 में अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है
इस तरह क्वेश्चन होगा, पहले आप कटिंग करके देख लें। सिंप्लीफाई करने से आपके पास क्यूब नंबर बच सकते हैं। 0 से 0 कट हो गया, आपके पास बच गया 27/64। यहाँ से हम दोनों का क्यूब रूट ले लेंगे। टेक क्यूब रूट बोथ साइड, इट विल बी W/8 इक्वल टू आ जाएगा 3/4। ठीक है जी। तो W विल बी इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाई बाय 8 और इसकी कटिंग हो जाएगी। 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा और W की वैल्यू आ गई 6 आ जाएगी, तो इसकी बेस 6 आ जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने सिमिलर प्रूव करना है। सिमिलैरिटी में ये लिखा हुआ है कि एंगल 90 है आपके पास, ADC को इक्वल प्रूव करना है DEC के। तो इसमें हम क्या करेंगे, ADC कौन सी ट्राइंगल है, मैं इसको मार्क कर दूं। ADC AD ये C है, इसको हम इक्वल तो प्रूव करेंगे। ADC को इक्वल प्रूव करना है DEC के। और DEC कौन सी ट्राइंगल है आपकी, ये DE एंड C, इन दोनों ट्राइंगल को हमने सिमिलर प्रूव करना है। सिमिलैरिटी के जो केसेस हैं उसमें हम एंगल इक्वल प्रूव कर सकते हैं, इसमें साइड नहीं है। ठीक है जी। तो हम एंगल इक्वल इनको प्रूव करेंगे। तो एंगल इक्वल प्रूव करने के लिए C एंगल देखे कॉमन है, दोनों में आ रहा है, ये दोनों ट्राइंगल का ये कॉमन एंगल बन रहा है C। ठीक है जी, ये वाला एंगल दोनों में है। तो हम लिखेंगे एंगल C इक्वल टू एंगल C। और ये क्यों लिखा कि ये कॉमन एंगल है, दोनों ट्राइंगल में आ रहा है। और इसके बाद क्या करेंगे कि 90 एंगल है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ रेक्टेंगल है ये, तो रेक्टेंगल में ये एंगल पूरा 90 है। तो एंगल जो D बनेगा वो इक्वल टू आ जाएगा एंगल E के। ठीक है जी। क्यों आया कि ये आपके पास राइट एंगल है, इक्वल टू 90 लिख देंगे इसको। ठीक है जी। तो इससे आपके पास दोनों इक्वल प्रूव हो गए हैं। तो आप ये लिख देंगे कि दोनों ट्राइंगल आर सिमिलर। ADC ट्राइंगल का साइन बना दें इधर, ट्राइंगल ADC सिमिलर टू ट्राइंगल DE एंड C। ठीक है जी, ये सिमिलैरिटी होगी। अब यहाँ पे क्या है, कॉन्ग्रेंट का क्वेश्चन है। कॉन्ग्रेंसी का केस क्या होते हैं, क्या क्या केसेस होते हैं वो आपने रिकॉल करने सारे। वी हैव टू प्रूव ADB इज़ कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल AEC। अच्छा जी, इन दो को हमने प्रूव करना है, ADB को AEC के इक्वल। तो इसमें एक एंगल A कॉमन है, एंगल A इक्वल टू एंगल A, ये कॉमन एंगल है आपका। ठीक है जी। और इसमें एक और बात लिखी हुई है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल, और इसमें AB इक्वल टू AC है। तो AB इक्वल टू AC आप लिख दें, ये गिवन है, इस पे आप लिखेंगे रीज़न गिवन। रीज़न लाजमी लिखनी है, जहाँ पे रीज़न नहीं होगी आपको मार्क नहीं मिलेगा। अच्छा जी, इसके बाद क्या है, एक और एंगल हमने इक्वल प्रूव करना है, 90 एंगल है। एंगल E जो है वो एंगल D के इक्वल है, वो क्या है जी, 90 डिग्री एंगल है आपके, दोनों इक्वल एंगल है। तो A के अकॉर्डिंग ये कॉन्ग्रेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ADB कॉन्ग्रेंट के लिए ये 3 लाइन्स लगा देते हैं, कॉन्ग्रेंट टू AEC। और रीज़न क्या है इसकी, एंगल साइड, 2 एंगल इक्वल है और एक साइड इक्वल है। ठीक है जी। नाउ ये आपके पास लास्ट क्वेश्चन है, इसमें ये लिखा हुआ है, रियान सेज ईच डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल Q डिवाइड इट इनटू 2 congruent isosceles triangle. Draw a ring around each of the quadrilaterals in the list for which Ryan's statement is always true. कौन सी ऐसी हैं जिसके हम डायगोनल बनाते हैं तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेंगी। एक तो वो आपके पास क्या है, स्क्वायर है। ठीक है जी। और एक आपके पास क्या है, वो रोम्बस है, क्योंकि इनकी साइड इक्वल होती हैं। जब इनकी साइड इक्वल होती है तो इनके जब हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बनती हैं दोनों, जब भी आपके बनाएंगी। तो इसके बाद क्या है, AXB एंड ACXD आर स्ट्रेट लाइन्स, X इज़ मिड पॉइंट ऑफ AB and AC is parallel. We have to prove AXC is parallel congruent to BXD. इसको हम क्या करेंगे, आप ये लिखें कि एंगल X जो है वो एंगल X के इक्वल है। क्यों इक्वल है ये, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ये। ठीक है जी, वर्टिकली
ऑपोजिट एंगल्स, और दूसरा जो है इसमें एंगल इक्वल होगा एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ठीक है जी, एंगल ए एंगल बी के इक्वल क्यों है? ये अल्टरनेटिव एंगल्स हैं, अल्टरनेटिव एंगल्स, इनकी रीज़न लिख दी है। और दो एंगल हमने प्रूव कर दिए, अब हमें एक साइड प्रूव करनी पड़ेगी, एंगल एंगल साइड हो जाएगा। तो जब उसने ये मिड पॉइंट दिया है ना एक्स, तो ए एक्स और एक्स भी इक्वल हैं, क्योंकि ये मिड पॉइंट है एक्स, तो इसलिए साइड्स इक्वल होंगी। आप लिख दें ए एक्स इक्वल टू एक्स बी। क्यों लिखा? क्योंकि या आप गिवन लिख दें इसको क्योंकि वो मिड पॉइंट है, या आप यहाँ पे रीज़न लिख दें कि एक्स इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है जी, जब मिड पॉइंट ऑफ ए बी होंगे तो ये दोनों साइड इक्वल बनेगी, तो ये भी आपकी कॉन्ग्रेंट प्रूव होगी है। तो हेंस एक्स ए एक्स सी इज़ कॉन्ग्रेंट टू बी एक्स डी। तो इसकी रीज़न क्या है? एंगल एंगल साइड। तो इट इज़ ऑल अबाउट सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रेंसी। थैंक यू।